जब अपन नीट के लिए, प्री मेडिकल के लिए या पीजी में कर रहे हो तो बाकी दुनिया तो भूल ही जाना चाहिए। Hello and welcome. Becoming a doctor is one of the noblest profession on this earth. और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील खेमका, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री नारायणा हॉस्पिटल देवेंद्र नगर रायपुर से, और जो कि पिछले 30 सालों से ज़्यादा से प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू। एंड सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड। थैंक यू। राइट। एंड सर, इंटरव्यू चालू करने से पहले जी। मैं आपको इस इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव बताना चाहूँगा। जी। ये इंटरव्यू उन स्टूडेंट्स के लिए है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। जी। ये उनके लिए एक गाइड और इंस्पिरेशन की तरह काम करें। जी। राइट। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपको कब रियलाइज़ हुआ कि डॉक्टर बनना है, जी। और आपका अब तक का ये 30 सालों का सफ़र कैसा रहा? जी। हम लोग पढ़ने में अच्छे थे, और क्योंकि मेरे बड़े भाई भी इस मेडिकल फील्ड में थे, तो एक घर में ऐसा माहौल था कि मेरे 4 में से 3 मेरे से बड़े भाई हैं, तो उनमें से 2 डॉक्टर हैं। ओके। तो हमारे घर में ऐसा माहौल था कि, और लकीली हम लोग सभी पढ़ने में अच्छे थे, तो मैं भी उनके पीछे-पीछे मेडिकल लाइन में घुस गया। रहा, आपने पूछा कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मेरा खुद का और मेरे परिवार का इस प्रोफ़ेशन में एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। हम लोग बड़े लकी और ब्लेस्ड लोग हैं। मैं शुरू से ही ऑलमोस्ट प्राइवेट प्रैक्टिस में ही रहा, और ओके। नर्सिंग होम और ये चलाते हुए आज इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। एंड सर, हर प्रोफेशन में एक स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। जी। राइट। हुँ। तो एक कोर स्किल्स तो है ही जो डॉक्टर जी। का, उसके जी। अलावा और कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए? जैसे जैसे आप क्या पूछना चाहते मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि जो आपका मेन है डॉक्टर, हम एक आदमी सोचता है कि यार डॉक्टर आएगा मरीज देखना है, जो हैं? कोर काम है उसके अलावा भी कोई स्किल्स की ज़रूरत है? जैसे एक डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चला रहे हैं, दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा स्किल्स में। मेरे हिसाब से डॉक्टर बनना और अपने काम को करने के लिए 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ऑनेस्टी है, ओके। दूसरी है बहुत ज़िम्मेदारी। मेडिकल प्रोफ़ेशन मतलब आप लोगों के पूरा जीवन रहता है। एक आपकी छोटी-सी भी गलती आपको, सामने वाले को बहुत ज़्यादा क्रिपल्ड कर सकती है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि आज से 12-13 साल पहले हम लोगों ने एक लड़की का ऑपरेशन किया था। ऊपर घर से गिर गई थी एक्सीडेंटली वो। उस समय उनकी उम्र 20-22 साल रही होगी, और उसको रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया था। दोनों पैर में सूनापन भी आ गया था, वीकनेस भी आ गई थी। तो उसको मैंने नर्सिंग होम में अपने ऑपरेट किया था, खेमका हॉस्पिटल में। बाद में फिर उसकी शादी-वादी की बात चली, तो 2 साल बाद यहाँ पर उसका स्पाइन से प्लेट स्क्रू भी निकाले थे। फिर जिस लड़के से उसकी बात चली, तो उसके घर वाले मेरे से पूछने भी आए थे कि हम लोग इस लड़के से शादी कर लें क्या? और लकी थी, उसको पूरा 100% रिकवरी हो गई थी। ओके। और आज 15-20 साल बाद वो लड़की हम लोग के जिम में हम लोग की योगा टीचर है। क्या बात। तो मतलब मैं रिट्रोस्पेक्टिव सोच रहा था, अगर उस समय इतना ज़रा सा भी फॉल्ट रह जाता तो आज वो इतनी तो अच्छी मास्टर्ड योगा टीचर नहीं होती। एंड सर, हर प्रोफेशन के चैलेंजेस भी होते हैं, जी। एंड बीइंग अ डॉक्टर आई थिंक प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल चैलेंजेस ज़रूर होंगे। जी। तो क्या प्रोफेशनल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जी। और क्या पर्सनल लाइफ में भी आप लोग को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? मैंने बताया ना, ये एक बहुत ज़िम्मेदारी का जी। काम है। तो इसमें ज़िम्मेदारी ऐसा है कि फिर आपको, आपका समय आपका अपना नहीं रहता, वो आपको देना पड़ता है। वो आप, मरीज़ आपके यहाँ कितनी भीड़ है, उनका कितना काम बचा है, क्या-क्या प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी जो है आपका पेशेंट रहता है, उसकी हेल्थ रहती है। तो आपको सब चीज़ें उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं फैमिली लाइफ़ भी हैम्पर तो होती है, आपका पारिवारिक जीवन उसमें, इस फील्ड में तो ऐसा नहीं है कि ये 9 से 6 कर लिए या 9 से रात में 8 बजे तक कर लिया, ऐसा नहीं। 8 बजे के बाद भी बहुत सारा टेलीफ़ोन, ये वो, या आप नहीं हो तो किसी को आप अपनी जगह वो करो, आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। एंड सर, पहले अगर देखें तो सिर्फ एमबीबीएस करके भी बहुत सारे डॉक्टर्स प्रैक्टिस अच्छे चल कर जी। पा रहे थे। जी। क्या आज भी वैसा पॉसिबल है, या पोस्ट ग्रेजुएशन या सुपर स्पेशलाइजेशन करना मैंडेटरी है या ज़रूरी है?
आजकल वैसे स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी का काफ़ी बड़ा योगदान है। अगर संभव हो तो करना ही चाहिए। एमबीबीएस करके आप जनरल प्रैक्टिस कर सकते हैं, सबकी फिर उसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है। ओके। पर आप एक एमएस-एमडी करते हैं और उसके बाद एमसीएचडीएम करते हैं तो फिर एक आप अलग टाइप का काम परफॉर्म करते हैं, एक अलग सब ऑरा रहता है। इनसे क्या बेटर रहता है, किसी बड़े हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर काम करना या खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस करना? अगर आप सुपर स्पेशलिटी में चले जाते हैं तो फिर आपको बड़े इंस्टीट्यूशन की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप बहुत सिक पेशेंट से डील करने वाले हैं। राइट। तो वहाँ आपको सब, अब एक आदमी यदि किडनी स्पेशलिस्ट हो गया तो उसको लीवर वाला भी साथ में चाहिए, न्यूरो वाला भी चाहिए, ओके। पूरा डायलिसिस सेंटर चाहिए। और अगर अकेले भी रखते हो तो उसको बहुत सारे पेशेंट बाद में शिफ्ट करने पड़ेंगे, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम हो जाए। तो ये लोगों के लिए तो जो जितना सुपर स्पेशलिटी में आप जाते जाते हो आपको उतनी बड़ी मल्टी स्पेशलिटी की ज़रूरत पड़ती है। मैंने, क्योंकि मैं 20 साल नर्सिंग होम भी चलाया, तो उस समय हमारे पास सीरियस केस नहीं आते थे। कभी ओके। आता भी था तो साल में 1, 2, 3, 4 आ जाते थे। राइट। और अभी यहाँ पर कोई सिंपल केस नहीं आता। यहाँ पर जो आते हैं 4-5 ही टूटा रहता है, या चेस्ट इंजरी भी है, आर्टरी कट गई है, तो मतलब पेशेंट लोग को सब मालूम रहता है कि किसके लिए कहाँ जाना है, साथ में ब्रेन इंजरी है, तो इस टाइप के सब रहते हैं। राइट। एंड सर, हर प्रोफेशन में चेंजेस हुए हैं जी। टेक्नोलॉजी के कारण, समय के साथ। हम्म। मेडिकल प्रोफेशन में क्या चेंजेस आए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? ये टेक्नोलॉजी मेडिकल प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा चेंज होते जा रही है। जैसा कि अब तो यहाँ पर भी रोबोटिक सर्जरी होने लगे, कार्डियक में बहुत बड़ा रोबोट का वो आ गया है, नेविगेशन सिस्टम आ गए हैं, है ना। सब चीज़ें मिनिमल इन्वेजिव हो गई है कि पेशेंट को फास्ट रिकवरी हो। जैसे हम लोग खुद टोटल नहीं करते, मरीज शाम को 6 बजे 6 घंटे बाद चलने लग जाता है, मसल को भी सिर्फ स्किन में इंसिजन लगता है, बाकी दिखेगा नहीं। ये भी अच्छी टेक्निक है, सब वास्टर्स अप्रोच से हम लोग करते हैं हमारे यहाँ। तो हम लोग का रहता है कि पेशेंट फटाक से चले, जल्दी रिकवरी हो, अपने घर जाए, काम पे जल्दी लौटे। आजकल प्लेट स्क्रू ऐसा लगाते हैं, पहले 1 प्लेट लगाते थे, आजकल हम लोग बहुत बार कोशिश करते हैं कि 2 प्लेट लगाएं जिससे मरीज चले। 1 प्लेट में लोड ज़्यादा पड़ता है तो बहुत बार ब्रेक हो जाता है, फेलवर के चांस रहते हैं। तो ऐसे हम लोग की कोशिश रहती है कि पेशेंट बिस्तर पे ना रहे। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तब 3-3 महीना बिस्तर पर रहता था, अभी तो हम 3 दिन का भी नहीं सोच सकते कि किसी को बिस्तर पर रखना है। ओके। एंड सर, ये तो हमने प्रोफेशन की बात जी। करी। इस प्रोफेशन में आना ही एक बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जी। तो उस समय वो अपना माइंडसेट कैसा रखें? हम्म। कई बार ऐसा मैंने बच्चों के साथ बात करते हुए देखा है, बीच में कई बार ऐसी टाइम आता है वो गिव अप करते हैं कि सर अब हमसे नहीं हो पाएगा। हम्म। तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनका माइंडसेट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कैसा माइंडसेट रखें? जब अपन नीट के लिए, प्री मेडिकल के लिए या पीजी में कर रहे हो तो बाकी दुनिया तो भूल ही जाना चाहिए। सही बात आप ये है। मान के चलो कि डेली मिनिमम 6 मंथ 12 से 18 घंटा पढ़ना है। आप नहा भी रहे हो तो भी जो पढ़ के आए उसको दोहराना है। आप कमोड टॉयलेट में भी बैठे हो तो भी उस बात को रिवाइज करते रहना है कि मैं क्या पढ़ा हूँ और क्या है। और सबसे अच्छी बात, जो पढ़े अपने दोस्तों को सुनाओ। तो एक ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। तो अपने दोस्तों को बताओगे, आपको उतना ज़्यादा वो याद रहेगा। और वो तो एक अर्जुन की आंख है, बस वही देखना है और कुछ नहीं। ट्रू एक बार सर। सफलता नहीं मिली, दूसरी बार मिलेगी, तीसरी बार मिलेगी, पर मिलेगी जरूर। एंड सर, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ परिवार की मदद बहुत ज़रूरी है। जी। बगैर पेरेंट्स के सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं है। मेरे को लगता है कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उन पेरेंट्स जिनके बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन पेरेंट्स के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? नहीं, पहले तो मैं इस बात का ऐसा बोलूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ने वाला रहेगा तो बिना पेरेंट्स सपोर्ट के भी निकाल लेगा, ठीक है। मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। ओके। हम लोग के तो पहले ज़माने में पिताजी को मालूम नहीं रहता मेरा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है। सही बात है। वो फर्स्ट आया कि सेकंड आया कि क्या है, कुछ पता ही नहीं रहता। ट्रू। तो ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने वाले रहते सब निकालते हैं। बट सर, पेरेंट्स जो फोर्स करते हैं, अगर हम्म। बच्चे का मन नहीं है बट हम्म। पेरेंट फिर भी फोर्स करते हैं, वो सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। ओके। मैं आपको सही बोलूँ, बच्चों को कुछ नहीं मालूम रहता कि मेरे को इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है। वो सुना रहता है, किसी को देखा रहता है, तो उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। जैसे हम ही लोग को देख के हमारी फैमिली में कई लोग डॉक्टर बन गए,
मामा अच्छा कर रहे, चाचा अच्छा कर रहे, रहे। नाम है, ये है वो। तो क्या मालूम रहता छोटे, मैं जब पढ़ रहा था मेरे को भी नहीं मालूम था एमबीबीएस के बाद मेरे को क्या सब्जेक्ट लेना है, कि मेडिसिन कैसा होता है। तो मेरा बड़ा भाई बोला कि मैं जनरल सर्जरी में हूँ, तू ऑर्थोपेडिक्स ले, तो मैं ऑर्थोपेडिक्स ले ली, क्योंकि ओके। मेरी रैंक अच्छी थी, मुझे मिल गई। ठीक है, राइट। तो कुछ नहीं मालूम रहता बच्चों को, राइट। तो ये माँ बाप को ही गाइड कर। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों को हम लोगों को नर्सिंग होम में हम लोग हैप्पी थे, तो हम लोग बोले मेडिकल प्रोफेशन में आ जाओ, अच्छा प्रोफेशन। राइट। और तीनों बच्चे भी डॉक्टर हैं। अभी तीनों मेरे बेटे मेडिकल लाइन में, और दे आर डूइंग वेल ऑल्सो। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एंड सर, कोई बच्चा डॉक्टर बने क्यों? व्हाट आर द रीजंस, या 5 या 6 रीजंस कि किसी को इस प्रोफेशन में आना चाहिए? एक तो बहुत अच्छा नोबल प्रोफेशन है, एक आपके समाज में इज्जत रहती है। दूसरा इसमें ऐसा है कि आप जितना चाहो अपने आप को बिजी रख सकते हो, काफ़ी हद तक आपके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अगर आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ओवर बिजी हो गए हो, तो आप अपने साथ 2-3 एसोसिएट ज्वाइन कर सकते हो। कई डॉक्टर हैं जो जिनके यहाँ 30-30, 40-40 जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है पर डे हिंदुस्तान में, ठीक है। तो वो कोई खुद नहीं करते हैं, उनके पास 10 टीम एक साथ चलती है। उनको तो चैम्बर में मरीज को, क्योंकि पेशेंट को एडमिट वही करेंगे क्योंकि पेशेंट उनके नाम से आया है, ठीक है। तो उनको देखना है, जाते समय उनसे मिलना भी है, बीच में आएंगे कोई बात होगी तो भी मिलना है। तो उनकी जो टीम रहती है वो काम निपटाती है, और वो लोग ट्रेन उन्हीं के अंडर में हुए रहते हैं। तो हम लोग भी किसी को काम देते हैं तो जब वो पूरा कॉन्फिडेंट रहते हैं अच्छा करेगा हम लोग के जैसा, या हमसे बेटर करेगा, तभी देते हैं, है ना। तो इस तरह से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो काफ़ी हद तक। दूसरी बात ये है कि आप अपनी हेल्थ मेंटेन करते हुए लंबे समय तक कर सकते, आपको इसमें रिटायरमेंट वाली कोई एज नहीं। हमारे बहुत सारे कलीग हैं जो अभी 80 साल की उम्र में भी गोल्फ खेलते हैं, सब कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, और रोज़ 1-2 सर्जरी भी करते हैं। 80 ईयर्स की एज में भी एकदम एक्टिव है, और बेस्ट टीचर ऑफ हिंदुस्तान है ऑर्थोपेडिक्स में से 2-3 लोग हैं, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, और बहुत एंजॉय करते हैं। तीसरा, हम लोग में जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती है, हम लोग डॉक्टर लोग का जो गेट टुगेदर रहता है, वो एक बहुत अच्छा रहता है। तो हम काफ़ी सारे मेडिकल फील्ड में, और फाइनेंशियली भी आप 1000 मेडिकल प्रोफेशन वालों को बुलाओगे, 1000 और दूसरे प्रोफेशन वालों को बुलाओगे, तो आपको देखोगे कि मेडिकल में इन जनरल लोग बेटर है, डेफिनेटली बेटर बेटर है। सर, थैंक यू सो मच। एंड व्हाट्स योर फाइनल मैसेज टू दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग? जस्ट योर क्लोजिंग मैसेज फॉर दिस इंटरव्यू। मेरा ये कहना है कि अगर आप डॉक्टर बनने का सोचते हैं तो आप अच्छा सोचते हैं, और आपको इसमें भिड़े रहना चाहिए। अगर बाई दी वे किसी बात से नहीं हो रहा है सिलेक्शन, या प्राइवेट में भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो इवन जो रशिया है, चाइना है, जहाँ कम खर्चे में भी हो जाता है काम, वहाँ से भी करना चाहिए। अपन मेडिकल को सोचेंगे कि उसकी और जो छोटी दूसरी ब्रांचेस उसमें जाके चले जाए, तो वो बात नहीं आ पाएगी जो इवन रशिया चाइना से भी डॉक्टर क्यों हो सकता है 1-2-3 साल उसमें ज़्यादा लगे, लेकिन फिर भी उसकी एक अलग बात होती है। सर, थैंक यू सो मच। जो पर्पस था इस इंटरव्यू का कि एक गाइड और एक इंस्पिरेशन की तरह काम करे, वो बिल्कुल मैं होते हुए देख रहा हूँ कि वो करेगा। और कोर जो आपने चीज़ें अंदर की बताई जो आम आदमी को नहीं पता चलती हैं, और ये हमको डिसीजन लेने में बहुत मदद करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।